नमस्कार। राजस्थान फोरम और श्री सीमेंट के सहयोग से आयोजित इस चतुरंग कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं विलंब के लिए, क्योंकि तकनीकी जानकारियां नहीं होने की वजह से ये सारा विलंब हुआ। खैर, पुनः क्षमा चाहते हुए मैं मेरी कला यात्रा के कुछ संस्मरण आपसे साझा करता हूं। मेरा बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। लालसोट करीब यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर एक कस्बा, उस समय करीब 20-25 हज़ार की आबादी थी। ग्रामीण परिवेश था। कला की गहराई बालपन में इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस समय के जो दृश्य मैं देखा करता था वो मेरे अभी भी जहन में है। मैं बात कर रहा हूँ सन 1970-71 के करीब की, जहाँ से मेरी पहली स्मृति अब मुझे याद है। स्कूल, बालवाड़ी या इस तरह के नहीं हुआ करते थे। पंडित जी के यहाँ प्रारंभिक शिक्षा या जो शिक्षा की शुरुआत होती थी वो वहाँ से होती थी। तख्ती के ऊपर कलम से लिखना, खड़िया के द्वारा तख्ती तैयार करना, ये सारी चीज़ें बचपन में ही उस समय खुद को करनी होती थी। और वो सारी चीज़ें एक क्रिएटिव वे में होती थी, एक रचनात्मक तरीके से होती थी। तो मुझे लगता है तख्ती पर लिखा हुआ पहला कै मेरी कला यात्रा की शुरुआत करता है। वहीं से मेरी रेखाएं बनती हैं, और वो रेखाएं बनते बनते कब व्यावसायिक आर्टिस्ट के रूप में विकसित हो गई मुझे पता ही नहीं चला। ग्रामीण परिवेश था। गांव से ननिहाल, उस समय ननिहाल का एक अलग तरह के का चार्म होता था। बड़ी उत्सुकता होती थी कि जब भी छुट्टियां हो ननिहाल जाएं। तो अधिकांश समय मेरा ननिहाल में ही बीता। और गांव से ननिहाल की दूरी करीब 11 किलोमीटर। पैदल जाना, पगडंडियां, दोनों तरफ लहलहाते खेत, और उनके बीच में जो स्मृतियों की रेखाएं बनती थी वो मेरे जहन में इस तरह घुस गई कि उन्हीं से मेरी रेखाएं शायद अब जो मैं कर रहा हूँ वो समृद्ध हो रही हैं। खैर, ननिहाल में नानाजी ज्योतिषी जन्म पत्रियां स्वयं बनाते थे। पूछने वाले बहुत आते थे, स्लेट पर वो लिखकर और उनके जो भी कुंडलियां बनाकर वो करते थे, तो वहाँ वो रेखाएं खींचते थे। वो रेखाएं भी मेरे मन में धीरे धीरे भरती गई, और शायद उनसे भी मैं प्रभावित हुआ और मेरी कला का एक पहलू बना। तो इस तरह पंडित जी के यहाँ से मेरी कला यात्रा शुरू होकर वहाँ की प्राइमरी स्कूल में मैं गया। और स्कूल में भी वहाँ दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे वो मुझे बड़े आकर्षित करते थे। बच्चा था, व्यावसायिक था, मुझे ये पता नहीं था कि इनका आगे जाके क्या महत्व होगा। पर उस ओर में आकर्षित होता था और उन्हें बड़े गौर से देखा करता था गोखों के ऊपर बैठकर। उस समय जो हमारे अध्यापक थे ड्राइंग के, वो हमें किस तरह से रेखाएं शुरू करते हैं, किस तरह से वो करते थे, वो सारी चीजें सिखाया करते थे। और बीच में फोन आ रहा है, मैं इसको खैर, ये तकनीकी समय, इसमें कई चीज बीच बीच में फोन आते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। वहाँ के बाद मैं फिर जयपुर आया। 72 की बात है। यहाँ स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद महावीर स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। उस समय का परिवेश ऐसा था कि हर आदमी ये चाहता था कि उनका बेटा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। कलाकार को दोयम दर्जे की शिक्षा मानते थे, और मैं भी
मतलब इस चीज़ से दूर नहीं रहा। सब लोग चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं और मुझे साइंस मैथमेटिक्स दिला दी। 9वीं 10वीं तो मैंने कर ली, पर 11वीं में मैंने कहा कि भाई साइंस मैथमेटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, मैं कला में जाना चाहता हूँ। और मुझे आ, इजाज़त दे दी कि चलो अगर तुम चाहते हो तो जहाँ भी तुम चाहो। तो मैंने स्कूल ऑफ आर्ट्स में के लिए मेरी इच्छा प्रकट की कि स्कूल ऑफ आर्ट में मैं दाखिला चाहता हूँ। पिताजी उस समय दरबार स्कूल में टीचर थे, और भाग्य से डॉक्टर विद्यासागर जी उपाध्याय जो नामी चित्रकार हैं, वो भी उस समय दरबार स्कूल में थे। तो पिताजी और उनकी बातें हुई और मुझे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन के लिए उपाध्याय जी ने पिताजी को सलाह दी। स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन हुआ। चूँकि साइंस मैथमेटिक्स से मैंने मेरी कला यात्रा की शुरुआत करें कि, तो एक जो खोजी मन होता है कि आप किस तरह किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे मन में थी। पर मैं स्कूल ऑफ आर्ट्स में देखता था कि वहाँ अधिकांश बच्चे, फाउंडेशन की बात मैं कर रहा हूँ, कोई हेमा मालिनी का चित्र बना था, कोई धर्मेंद्र का चित्र बना था। तो मैं एकदम सकते में आ गया कि अगर कला ये है तो मैं जो सोच के आया हूँ वो क्या है। क्योंकि मैं उस समय भी ये मानता था कि कला एक विचार है, आपकी अपनी अभिव्यक्ति है, उसको आप अपने किस माध्यम से प्रकट करना चाहते हो वो आपकी स्वतंत्रता है। आप किसी को कॉपी करते हैं तो उसको क्राफ्ट तो कह सकते हैं, पर कला मतलब एक शुद्ध कला के रूप में उसको स्वीकारना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आया कि कैसे क्या करूँगा, पर मैंने वही सोचा कि जो मेरे मन में है मैं वही चित्रित करूँगा, और वो मैं करता गया। और जब रिजल्ट आया तो मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। तो मैंने लगा कि वास्तव में वही कला है जो आपके अंदर से घटित होकर बाहर आती है। और मैंने बस मेरी यात्रा वहाँ से शुरू की। स्कूल ऑफ आर्ट से 5 साल का मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद प्रिंट मेकिंग में, क्योंकि साइंस का विद्यार्थी था, जितने भी शोध करने की एक मन में जिज्ञासा रहती थी, और प्रिंट मेकिंग में वो चीज़ें संभव थी कि उसमें नई नई चीज़ मैं क्रिएट करूँ, नए टेक्सचर क्रिएट करूँ, और भी कुछ नया मैं कर सकता हूँ तो मैं करने का प्रयास करूँ। तो इसी वजह से फिर प्रिंट मेकिंग की स्पेशलाइजेशन पोस्ट डिप्लोमा के लिए मैंने बड़ौदा में एडमिशन लिया, और भाग्य से लिवरपूल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट मेरा चयन हुआ और मैं वहाँ गया। पर मेरे लिए सुखद ये था कि वहाँ मेरे बड़े ब्रदर डॉक्टर विमल शर्मा पहले से ही थे, उनका काफ़ी सहयोग मुझे मिला। और वहाँ लिवरपूल पॉलीटेक्निक में मैंने स्पेशल एजुकेशन प्रिंट मेकिंग की, खासकर सेरिग्राफी के लिए। और 90 में मैंने इसको बड़ौदा से मेरा पोस्ट डिप्लोमा पूर्ण किया। अब इस बीच में कई ऐसे अनुभव होते गए जो मेरे सीखने का था। जैसे पॉलीटेक्निक में जब मैंने एडमिशन लिया, वहाँ मैं केवल 1 मिनट विलम्ब से हुआ तो डायरेक्टर ने मना कर दिया कि अगले दिन आप आइए। तो वहाँ से मुझे समय की वैल्यू का पता लगा। अगर आप समय की कीमत नहीं समझेंगे तो आप दूर हो जाएंगे, आप समय के साथ चल नहीं पाएंगे। तो ऐसी कई चीज़ें मेरे साथ होती गई। खैर, ये सब होते होते कई चीज़ें, कई उतार चढ़ाव आए कला के क्षेत्र में। और पर एक चीज़ मेरी रही शुरू से ही, अतीत को बिना जाने, अतीत को बिना समझे आप सुखद भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपको वर्तमान जीना है, अगर आपको भविष्य को अच्छा बनाना है, तो आपको अतीत में जाना होगा। और मेरी पहले से ये रुचि रही कि क्यों नहीं मैं चीज़ों को, जिन चीज़ों ने हमारे जीवन को समृद्ध किया, रुचिकर बनाया, उन चीज़ों को मैं संग्रहित करूं। और ये होते होते धीरे धीरे जो भी चीज़ मुझे कहीं भी मिलती है और मुझे आकर्षित करती, क्योंकि उस समय भी मैं चीज़ों को उनके उपयोग के हिसाब से नहीं देखा करता था। मैं उनके ऊपर जो उनकी कलाकारी उसमें हुआ करती थी, उनकी आकार आकृतियों, उसमें जो टेक्सचर होते थे, उससे आकर्षित होता था। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि गिलास, गिलास एक गिलास नहीं, उस पर जो नक्काशी थी वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी।
मेरा ध्यान उस ओर जाता था कि इसमें कितनी सुंदर नक्काशी है, इसकी रेखाएं कितनी अच्छी है, उपयोग में तो आ ही रहा है, और उसका डबल, उसके सौंदर्य का दोगुना असर मेरे ऊपर होता था, और वो सारी चीजें मेरे मन में घर कर जाती थी। ऐसे ही रेडियो, गांव में खलियानों में हम सोते थे, दूर दराज कहीं रेडियो की आवाज आती थी तो मुझे लगता था कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। और उस सब छोटा था, घर की स्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि हम रेडियो लाते या कुछ करते उस समय की, पर एक जिज्ञासा, एक मन में इच्छा थी, और धीरे धीरे ईश्वर ने वो पूरी भी की। आज मेरे पास करीब 300 350 रेडियो का संग्रह है। खैर, ये तो मेरे एक एकेडमिक उसका वो हुआ। अब मैं आपको मेरे स्टूडियो की विजिट कराना चाहूंगा कि किस तरह जिन चीजों ने हमें समृद्ध किया है, जिन चीजों की वजह से हम अपने आप को खुशहाल समझते हैं, जिन चीजों ने हमें प्रसन्न किया, वो कैसे किस तरह मेरे स्टूडियो की शोभा बढ़ा रही है। वो यहाँ गुनगुनाती है, गाती है, वो अपनी गाथाएं सुनाती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जीवंत है, वो मुझसे बातें करती है। मैं बाद में आपको सुनाऊंगा कि एक दरवाजे ने मुझसे किस तरह बातें की, किस तरह वो मुझसे घंटों बातें करता रहा और आप बीती सुनाता रहा। पर फिलहाल मैं शेयर कराता हूँ मेरे इस अतीत राज स्टूडियो की, जो नाम मेरे मित्र डॉक्टर राजेश व्यास जी ने दिया है। आइए। मेरा स्टूडियो कोई व्यवस्थित स्टूडियो नहीं है, अव्यवस्था में व्यवस्था मैं हमेशा देखता हूँ। कई बार ये महसूस होता है कि आप बहुत व्यवस्थित हो जाते हैं तो आपको बड़ा अजीब सा टेंशन होता है। मैं उस तनाव से रहित चाहता हूँ, कोई भी चीज कहीं भी रखी है, बस उनका एक दूसरे के साथ संबंध हो। मेरी यहाँ तमाम चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से संबंध है उनका, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन है। तो आइए देखते हैं। घड़ियां हैं, उस समय समय का एहसास कराती थी, आज ये सब बंद पड़ी हुई है, पर मेरे लिए वो समय ये किसी न किसी रूप में दिखाती है। इनको मैंने अपने ढंग से इंस्टॉल किया है एक कलाकृति के रूप में। इनमें मैंने रंग भरे हैं, उस समय के रंग। ये खुद बंद है पर उस समय को अभी भी बयां कर रही है। ये दरवाजा जो घंटों मुझसे बात करता है, अपनी गाथा मुझे सुनाता है, कहता है कि मैंने कितने लोगों की रक्षा की, कितने लोगों को अंदर आने से रोका, लेकिन एक दिन उसी मालिक ने मुझे बेकदर कर बाहर निकाल दिया। तो ये महाराणा प्रताप, उनकी शौर्य गाथा सब जानते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं कला के क्षेत्र में सूरवीर बनने के लिए, और मैं प्रयास भी करता हूँ। ये तमाम चीजें वो चीजें हैं जिन्होंने किसी को बहुत सूक्ष्म है, पर इन्होंने बहुत कुछ हमारे समाज को दिया है, खासकर प्रसन्न रखा है। किसी भी देश की संस्कृति उस देश की समृद्धि होती है। अगर किसी देश को आप उसकी समृद्धि देखना चाहें तो सबसे पहले आप देखिए कि उसकी कला और संस्कृति कितनी जीवित है। मेरा ये मानना है कि संस्कार, संस्कृति, कला के बिना किसी देश की प्रगति संभव नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। तो हमें इसीलिए मैं मानता हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो भारत जैसे देश में पैदा हुआ, जहाँ की इतनी उन्नत संस्कृति थी जो और देशों के लिए उदाहरण बनी हुई है। तो इसीलिए मैं इन सब चीजों की बड़ी इज्जत करता हूँ। रेडियो अलग अलग जगह रखे हुए हैं, अलग अलग तरीके के हैं, पर इनकी आकृति आप देखिए। एक रेडियो पूरे घर की शोभा हुआ करता था, एक रेडियो पूरे घर को कंप्लीट करता था। अगर एक वो बंद हो जाए तो अजीब सा एक सन्नाटा छा जाता था उस घर में। तो कितना महत्वपूर्ण था एक रेडियो किसी के लिए। और रेडियो हमेशा जोड़ने का काम करता था,
आजकल के मोबाइल फोन हमेशा तोड़ते हैं। एक रेडियो 20 लोगों को इकट्ठा रखता था एक जगह। आजकल कोने में जाकर पता नहीं क्यों अलग से फोन से बात करते हैं और सब वो करते हैं। पूरी आ, एक हारमोनी, एक लय को तोड़ते हैं। पर एक रेडियो पूरे घर को, पूरे गांव को, एक पान की दुकान पर 100 आदमी जब रेडियो को सुनते थे, आपस में बातें करते थे, मेल जोल बढ़ता था। पर खैर आज के इस युग के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। पुराने ग्रंथ और इनकी लिखावट, हम लेखनी से कितने दूर हो गए हैं, हम लिखने से, हम कलम से कितने दूर हो गए हैं। तो ये सारी चीजें बड़ा मुझे अभी भी परेशान करती है कि हम क्यों लिखना छोड़ दिया, क्यों हमने वो किया। आप चरखे, उस समय मैं जब छोटा था, घर घर में इनकी आवाज सुनाई देती थी। और एक गाती हुई महिला जब संगीत के साथ किसी चीज को बुनती थी, दो तरह का माहौल होता था। एक तो सूत काट रही हैं और ऊपर से गा रही हैं, तो आप कल्पना कीजिए एनवायरनमेंट कितना सुंदर, कितना बढ़िया रहा होगा। पुराने सैकड़ों कैमरे हैं, उस समय की गाथा गा रहे हैं, मुझे करा रहे हैं। कितना बड़ा है, कितनी छवियां इन्होंने ली होंगी। मतलब ये सब केवल हम कल्पना कर सकते हैं। पुरानी लालटेन, एक लालटेन कितनी बड़ी ट्रेन को रोक देती थी हम सभी जानते हैं। झाड़, पेट्रोमैक्स, फिर घड़ियां। ये चरखे मुझे लगता है काफी पुराने चरखे हैं, क्योंकि सिंगल ताड़ी, एक ही ताड़ी से चलने वाले चरखे बहुत रेयर हुआ करते थे। ये और वो चरखा आप देख रहे हैं, ये काफी पुराने चरखे हैं। लैंप पुराने रोशन किया करते थे, अंधकार को दूर किया करते थे। कच्ची घोड़ी ये मेरा एक संस्थापन है। कई कार्यक्रमों में मैं इस घोड़े के साथ नृत्य भी करता हूँ। ये मेरी कला का ही एक परफॉर्मेंस का एक हिस्सा है, एक वातावरण बनाने के लिए। कई बार लोग बात कहते हैं कि क्या बहरूपिया है रूप धारण करते हैं, लेकिन उस बहरूपिये की आप की आंतरिक भाव को आपको पता नहीं, किस तरह समाज को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को कितना दुखी करता है, कितना वो करता है, कैसे सजने का प्रयास करता है, कितने कष्ट झेलता है। खैर ये सारी चीजें, ये वस्त्र किसी फिल्म की कोई फिल्म थी, उसमें कहते हैं कि अकबर की ड्रेस रही है, ये कॉस्ट्यूम। ये सारे अब मेरे कला के हिस्से हैं। पुराने टाइपराइटर, किसी ऑफिस में जब इसकी खनखनाहट होती थी तो लगता था कि कुछ काम हो रहा है। आज ये सब बस केवल एक शोभा के रूप में, एक अपना अतीत गुनगुनाने या सुनाने के रूप में यहाँ मेरे पास रखे हुए। पुराने ग्रामोफोन या जिसमें रेडियो, ये पूरा रेडियो और ग्रामोफोन ये सारा, और एक अमीरों, जो भी अमीर होते थे वो अपने घरों में उस समय रखा करते थे। ये रेडियो है। बैंक सब बंद हो गए, एफएम शुरू हो गया है। पहले एएम हुआ करता था, तो
केवल एक शोभा के लिए, और फिर भी अपने अपना जो अतीत है उसको किसी न किसी रूप में बताते हैं। ये सारे मेरे करीब सारे कुल मिलाकर लगभग 300 सवा 300 रेडियो हैं। ये बाइस्कोप है। मेलों में बड़ा बच्चों के लिए खासकर बड़ा इंटरेस्ट का विषय हुआ करता था। सब लोग सोचा करते थे कि मेले में जाए और वहाँ बाइस्कोप देखें। तो इसमें अंदर चित्र चलते रहते थे। एक साथ 5 बच्चे जब इसको देखते थे तो अपने आप एक अजीब सा माहौल बन जाता था। मेरी एक परिकल्पना रही है पेपरमैन बनकर मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे भारत हो या भारत के बाहर, मैं अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और किस तरह जब लिपिबद्ध की गई थी हमारे ग्रंथों में, हमारे कहीं भी किसी भी उसमें, तो वो लिखावट से हम बहुत दूर जाते जा रहे हैं। एक तरीके से हाथ से लेखनी छटक गई है। मैं चाहता हूँ उस लेखनी को वापस धारण करें, क्योंकि उसी से हमारे मस्तिष्क में रेखाएं बनती हैं और वही रेखाएं हमें क्रिएटिव बनाती हैं, हमें रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो उन रेखाओं से हम दूर नहीं हैं। इसी उद्देश्य से मैंने पेपरमैन का एक रूप धारण किया। और पेपरमैन नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार, पेपरमैन एक विचार है। उस विचार को लेकर मैं पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में भ्रमण करता हूँ, ये संदेश देने के लिए कि भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध थी, कितनी उन्नत थी, और हम क्यों अब अपने आप को उससे विमुख, उससे दूर करते जा रहे हैं। ये सारे रेडियो अलग अलग तरीके की, इन रेडियो का मैं जब रेडियो दिवस होता है उस दिन मैं पूजा करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ। हर उसमें मैं कुछ जो रेडियो होते हैं उनको मैं सम्मानित करता हूँ। तो इसीलिए इनका सबका माल्यार्पण कर आप ये सब देख रहे हैं। कई बार मैं कोई भी सामान्य चीज होती है जो मैं किसी भी रूप में कहीं दिखती है, उनको मैं संयोजित करता हूँ। ये धूप बत्ती है, इनका मेरा इंस्टॉलेशन है। जब ये एक एक करके जलती है और सुगंधित करती है तो अपने आप एक अजीब सा माहौल क्रिएट होता है और मेरे लिए मेरा एक विषय हो जाता है, कुछ दिखाने के लिए, कुछ प्रेरित करने के लिए। हाँ, ये पुरानी कलम और दवातें हैं जिनसे ये सारे ग्रंथ और सारे सब लिखे गए हैं। ये सारे ये एक पुरानी चौपड़ है, मुझे लगता है करीब 100 से अधिक साल पुरानी होगी। उस समय किस तरह के खेल खेला करते थे वो सारे, इसमें कोडियाँ, इसकी गांठियाँ, गोटियाँ, ये सब। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल उस समय हुआ करता था। पेपरमैन कोशिश कर रहा है कंप्यूटर के साथ अपने आप को जोड़ने की, पर कोशिश भी कर रहा है, बनने का प्रयास भी कर रहा है, पर बड़ा मुश्किल जब मुझे ही होता है तो उसको तो अवश्य हो रहा होगा। पुराना टाइपराइटर, उसको अब केवल बस अपने आप को एक उस समय की निशानी समझता है। पुराने टेलीफोन, अनगिनत आवाजें,
जब हम ज्ञान के विहीन हो जाते हैं तो हमारी ये स्थिति होती है। खोखला मनुष्य बिना ज्ञान के होता है। मेरा मानना है कि अगर आप ज्ञान रहित है, आप उन सब चीज़ों से अपने आप को दूर कर लिया है जिनकी बहुत आवश्यकता है समाज को, परिवार को, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता है। खोखला मनुष्य, टेलीफोन का बोझ। किसी भी समाज में, संस्कृति में उसका धर्म, उसका अध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। धर्म में आस्था, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं न कहीं कला से जुड़ी होती है। भगवान की कल्पना भी किसी कलाकार ने की है, हमारी आस्था जरूर है, और उसका जो सौंदर्य निखारा है वो किसी न किसी कलाकार ने। ये मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र है, मेरा मंदिर है, जिसमें सभी धर्मों के किसी न किसी रूप में अंश यहाँ मौजूद है। पुराना प्रोजेक्टर, जब भी कोई चीज़ तैयार होती थी एक छोटे रूप में, उसको दिखाने के लिए, ये मैनुअल प्रोजेक्टर है। लाइट जलती है और इसमें पूरी फिल्म लगती है और यहाँ से इमेज बनती है, छोटी इमेज पर पूरा चलचित्र बनता है। पेपरमैन, संगीत में मग्न, पैरों से चलने वाला हारमोनियम अब रेयर हो गया है। इस राज यंत्र को सब भूल गए हैं। ये बहुत पुराना कैमरा है, लगभग 1870-80 के करीब पिन होल कैमरा हुआ करते थे उस समय। ये हारमोनियम भी रेयर हारमोनियम है, आधे स्वर का। ये मेरा किसी जमाने में कोचमान जी की हवेली में छवियां बनाता रहा होगा। ये ऊपर जो झाड़ है ये भी कोचमान जी की हवेली का ही है। ये ग्रामोफोन कई वर्किंग कंडीशन में भी है, कई वो है, पर उस समय के म्यूजिक के सबसे बड़े साधन सब मैनुअल हैं। चाबी भरनी होती थी और उसके बाद में ये साउंड करते थे। तो इस तरह मेरे ये स्टूडियो का एक संक्षिप्त यात्रा मैंने आपको करवाई है। अगर मैं एक एक चीज़ के साथ जुड़ूं, एक एक चीज़ के साथ आपको करूं, तो मुझे लगता है कई दिन लग जाएंगे। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। ये एक टेलीफोन है, ये नाजी सेनाओं में सैनिकों को हिटलर के द्वारा दिए जाते थे आपस में संपर्क करने के लिए। ये इसकी भी एक अजीब बात है। पोलैंड से मैं इसको लेके आया, इसमें करीब 5 किलो वजन है, तो मुझे 5 किलो सामान एयरपोर्ट पर छोड़ के आना पड़ा इसके चक्कर में। पर एक इच्छा थी कि ये लोगों को
उस समय सैनिकों के बीच में आपस में वार्ताएं हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी चीजें हैं जो मेरे कई संदूकों में रखी हुई है। जैसे पुराने करीब 1000 से अधिक ग्रंथ हैं जो अलग अलग तरीके से कहानी सुनाते हैं उस समय को, 16वीं सदी से लेकर लगभग 17वीं 18वीं 19वीं सदी के प्रारंभ तक हस्तलिखित ग्रंथ, इनसे पता लगता है कि उस समय की लेखनी कितनी सुदृढ़ थी। अब मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैं कला को अपने ढंग से जीता हूँ या बनाता हूँ। मैंने आपको जिक्र किया बचपन में किस तरह हम पट्टी पर वर्ण लिखकर रेखाओं की शुरुआत हमने की है। ये खड़िया है और ये तख्ती है, जिस तख्ती पर हम उस समय पूरी बारहखड़ी पूरा कक्का इसमें लिखते थे और ये सूखने के बाद फिर इसमें धीरे धीरे चमक आती थी। तो ये पूरी चाहे गिनती हो चाहे पूरी हमारी जो शिक्षा की जो बचपन हमारा बीता वो इन तख्तियों के साथ बीता, इन रेखाओं के साथ बीता। और इन्हीं रेखाओं का मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ये रेखाएं हैं धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती फिर मेरा कलाकार बनी। कैसे ही कला की शुरुआत आरंभ करना और फिर व्यावसायिक कला में कब बदल गई मुझे खुद को भी पता नहीं लगा। दूसरा मेरा काम करने का जो है पक्ष, मैं ये स्याही मैं खुद बनाता हूँ, इसमें काजल है, गोंद है, गोंद बाइंडर का काम करता है। तो काजल और गोंद से चूँकि मेरा बचपन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में हुआ, तो कहीं न कहीं उस अरावली पर्वत की छवियाँ बचपन से ही मन में इतनी ज़बरदस्त तरीके से भर गई थी, वो अभी दिमाग से निकल नहीं रही है। और दूसरा जो अभी खनन हो रहा है, तो मैं उसको अवैध खनन भी कई बार कहता हूँ, अवैध खनन ही है।
कहना है कि अगर पहाड़ है तो पानी है, बिना पहाड़ के अगर पहाड़ आपने खत्म कर दिए तो प्रकृति का एक बहुत बड़ा संयोजन जो ईश्वर ने किया है उसके विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पर्वत का सम्मान करोगे तो ईश्वर भी आपका सम्मान करोगे, क्योंकि आप उस चीज को नष्ट कर रहे हो जो ईश्वर ने आपको दी है, और उस चीज को नष्ट करना मैं बहुत बड़ा पाप मानता हूँ। तो इसी उससे मैं ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों को मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ, उनको बनाता हूँ और कामना करता हूँ कि बस ये बचे रहे। ये मेरे कला को नए आयाम देने वाला स्टूडियो अतीत राज, जहाँ से मैं प्रेरित होता हूँ, जहाँ से मुझे प्रेरणाएं करती हैं, एक एक चीज़ मुझे संदेश देती है, एक एक चीज़ मुझे प्रेरित करती है नया कुछ करने के लिए। हर चीज़ में मुझे रोज़ नए आकार, नई आकृति और नया संदेश नजर आता है। वो नया संदेश ही मेरे रोज का क्रिएशन का एक माध्यम बनती है। रोज नई रचना के लिए वो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे वो संदेश दे रही हो। तो हर चीज़ मैं लालटेन को जब देखता हूँ तो लालटेन की खूबसूरती किसी न किसी रूप में रेखाओं के माध्यम से मेरे चित्र फलक पर किसी न किसी रूप में उभर कर आ जाती है। तो ये सारा ये मेरी कला की यात्रा है। मेरा एक स्टूडियो और है ऊपर जहाँ मैं पेंटिंग करता हूँ, पर मुझे लगता है कि अब समय का समय मेरे हिसाब से होने जा रहा है, तो मैं अभी विराम चाहूँगा। और मैं इस अवसर पर राजस्थान फोरम, संदीप जी का खासकर, विश्व मोहन जी भट्ट साहब का, और उन सभी डॉक्टर विद्यासागर जी का, और भी तमाम जितने भी इसके सदस्य हैं, उनको उनका धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस ऐसी आधारशिला आपने रखी है जो समाज को बहुत 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 प्रेरित करती है, समाज को नया कुछ देती है। और मैं फिर ये कहता हूँ, किसी जगह की, किसी स्थान की अगर कला संस्कृति समृद्ध है तो वो जगह समृद्ध है, वो जगह उन्नत है, वो जगह पूजनीय है। मैं सबों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही सब लोगों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी संस्कृति को किसी न किसी रूप में बचा के रखें। बहुत आनंद आएगा, खुद को भी और औरों को भी। और कला तो आनंद के लिए है, कोई तनाव के लिए थोड़ी है। तो मेरा तो यही आग्रह है। और मैं सभी को, सीमेंट को, राजस्थान फोरम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ऐसे अच्छे आयोजनों के लिए जो सीधे लोगों से हमें जोड़ते हैं। सर्वेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं जो लोगों को, कलाकारों को, दोनों को जोड़ने का प्रयास करता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का और कला प्रेमियों का मैं राजस्थान फोरम की ओर से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और विनय शर्मा जी के इस अनूठे कलात्मक सफर और संग्रहालय का लुत्फ उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद।